आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लेखिका संतोष श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी और डूब के जाना है। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कात्यायनी हाउस के विशाल ड्राइंग रूम में चित्रकार विपिन कुमार असहज सा बैठा था। देख रहा था दुनिया के अमीरों में लिस्टेड भारतीय बिजनेसमैन सलिल जोशी की 22 मंजिला आलीशान इमारत का हाईटेक सुविधाओं से लैस बेहद खूबसूरत ड्राइंग रूम, जो पहली मंजिल पर ही खास मेहमानों से मुलाकात के लिए था। देख रहे हैं मिस्टर विपिन कुमार, आपको इस कमरे की सूनी दीवारों के लिए चित्र बनाने हैं, सलिल जोशी के सचिव रूप सिंह ने कहा और फिर चित्रों की लंबाई, चौड़ाई, रंग आदि के बारे में बताने लगे। जी, रंग तो चित्र के अनुसार लगेंगे। आप बताएं कैसे चित्र बनाने हैं, विपिन कुमार ने कहा और कहते ही होठों के ऊपर के झलक आए पसीने को उंगलियों से दबाया। उसे पहली बार लगा कि वो राजसी ठाट बाट के लायक नहीं। उसका छोटा सा स्टूडियो है ठाकुरद्वार में, जहाँ वो कुछ अपने मन के और कुछ ऑर्डर के चित्र बनाया करता है। मन से बनाए चित्रों की प्रदर्शनियां लग चुकी हैं विभिन्न शहरों और जहांगीर आर्ट गैलरी में। महानगर के बड़े चित्रकारों में उसका नाम शुमार है। जोशी सर का और उनके पिता का बड़ा सा तैलचित्र बनेगा इस पूर्व की दीवार के लिए। पश्चिम की दीवार के लिए आप कोलाज बनाइए, दक्षिण की दीवार के लिए प्राकृतिक दृश्य और उत्तर की दीवार पर कुछ नहीं, वो सूनी रहेगी। उस पर रात्रि के मध्यम आलोक वाले लैम्प शेड की परछाई रहेगी। आपको पता है परछाइयाँ कितना कुछ कहती हैं। विपिन कुमार ने रूप सिंह के चेहरे की ओर देखा। वहाँ एक सपाट सा वृत्त था जो रूप सिंह के व्यक्तित्व को रहस्यमय बना रहा था। जी बेहतर, शर्त ये चित्र आप यहीं बनाएंगे। कैनवास, ब्रश, रंग इत्यादि जिसकी भी आवश्यकता होगी हम उपलब्ध कराएंगे। कहते हुए रूप सिंह ने विपिन कुमार को एक फाइल दी। फाइल में सलिल जोशी, उनके पिता दिनकर जोशी की तस्वीरें थीं। पश्चिम और दक्षिण की दीवारों के लिए कुछ चित्रों के नमूने और तयशुदा मेहनताने की आधी रकम का चेक। आपके मेहनताने की बाकी रकम काम हो जाने के बाद। रूप सिंह उसे गेट तक छोड़ने आए। अपनी बाइक स्टार्ट करने से पहले उसने हेलमेट लगाते हुए कात्यायनी हाउस की भव्य इमारत को देखा। फिर सब कुछ पीला पीला नजर आया, जैसे सांझ फूली हो। कात्यायनी हाउस के निर्माण के समय ही ये इमारत चर्चा में थी। मुंबई की आलीशान इमारतों में से एक 22 मंजिला इमारत, जो केवल सलिल जोशी के परिवार का निवास है। हाईटेक सुविधाओं से युक्त इस इमारत में सलिल जोशी के 150 सेवक हैं, जो दिन रात इमारत के कमरों की देखभाल और परिवार की सेवा में लगे रहते हैं। इस इमारत की 5वीं मंजिल के गैराज में सलिल जोशी की विभिन्न मॉडलों की 80 कारें पार्क की जाती हैं। स्विमिंग पूल, बॉल रूम, संगीत कक्ष, हेलीपैड जो निजी हेलीकॉप्टर के लिए है, मंदिर, बगीचे, हेल्थ सेंटर और 50 दर्शकों वाला होम थिएटर है। इमारत से कुछ ही दूरी पर समुद्र तट है। तट का एक हिस्सा जोशी परिवार का निजी है, जिसमें आम नागरिक नहीं जा सकते। केवल जोशी परिवार ही उस तट को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। कात्यायनी हाउस से विपिन कुमार स्टूडियो न जाकर सीधे जोगेश्वरी स्थित अपने फ्लैट में आया। बरसों पहले माँ और बहन भी साथ रहती थी। माँ अब इस दुनिया में नहीं है और बहन का विवाह हो गया। पलंग पर बैठकर वो आराम से फाइल खोलकर तस्वीरें देखने लगा। जाने क्यों आज रमा बहुत याद आ रही थी। उसकी शादी को 10 बरस हो गए, लेकिन वो आज भी उसके दिलो दिमाग पर छाई है। रमा करोड़पति पिता की इकलौती बेटी थी। न प्यार का इजहार, न वादे, न कस्में। न जाने कैसे वो उसके प्यार में दीवाना होता गया। जब वो कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती तो विपिन उसकी कार के पीछे बाइक दौड़ा देता। कार से उतरते हुए उसकी एक झलक पाने को बेताब रहता। उसी कॉलेज में उसने भी दाखिला ले लिया जहाँ रमा पढ़ती थी। अब तो सारा दिन रमा का खूबसूरत चेहरा होता और वो। उस दिन रमा की कार ट्रैफिक की वजह से लेट आई। कॉलेज के बगीचे की बेंच पर वो कार की प्रतीक्षा कर रही थी। हेलो, कैसी हो रमा? रमा अचकचा कर उठी। तुम क्यों मेरा पीछा करते हो विपिन? इतना भी नहीं जानती कि कोई किसी का पीछा क्यों करता है?
इस एहसास को प्यार करने वाले ही जान सकते हैं। लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई एहसास नहीं है विपिन। जिंदगी के मेरे उद्देश्य दूसरे हैं, उसमें प्यार के लिए कोई जगह नहीं। चलती हूँ, मेरी कार आ गई है। वो झटके से उठी और कार में जा बैठी। दिल टूट जाना चाहिए था विपिन का, पर नहीं टूटा। अगर दिल टूट जाता तो फिर बात वहीं ख़त्म हो जाती, पर उसे बात खत्म नहीं करनी थी, प्रयास जारी रखना था। मूसलाधार बारिश से मुंबई में बाढ़ आ गई। तमाम निचले इलाके पानी में डूब गए। विपिन कुमार की बाइक भी पार्किंग में जाने कहाँ बह गई। वो कॉलेज की छत पर चढ़ गया। रात भर बारिश होती रही। रात भर वो और उसके अन्य साथी भूखे प्यासे वहीं अटके रहे। फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था जो माँ को सूचना देता कि वो सुरक्षित है और कॉलेज की छत पर है। सुबह 9 बजे पानी सड़कों पर से उतरा। वो भी नीचे उतर आया। कपड़े भीगे होने से वो काँप रहा था। उसे लग रहा था बुखार अब चढ़ने ही वाला है। बाइक तो कहीं दिखी नहीं। रमा की कार जरूर दिखी। वो सभी के लिए नाश्ते के पैकेट और थर्मस में चाय लेकर आई थी। नाश्ता कर लो सब, तुम सबको घर भी पहुंचा दूंगी। सभी भूखे हो रहे थे। पार्किंग में खड़े खड़े सबने चाय नाश्ता किया और रमा की कार में आ बैठे। बारिश थमी नहीं थी, लेकिन कहर भी नहीं ढा रही थी। सबसे आखिर में विपिन का घर आया। उसने उतरते हुए रमा से हाथ मिलाकर धन्यवाद कहना चाहा, पर रमा ने हाथ नहीं मिलाया। पर्स से दवा निकालकर उसे देते हुए कहा, दवा लेकर आराम करना, रात भर भीगे रहने के कारण इन्फेक्शन से बचे रहोगे। और उसने कार स्टार्ट कर दी। विपिन इसी बात को लेकर खुश हो रहा था कि भीगे तो सभी साथी थे, पर दवा केवल विपिन को ही दी रमा ने। निश्चय ही प्यार का अंकुर फूट चुका है उसके मन में। अब विपिन के 2 लक्ष्य थे, कॉलेज की पढ़ाई के साथ चित्रकला में दक्षता और रमा के प्यार को हासिल करना। कितने ही ऐसे वाक़ये हुए जब रमा ने उसके बनाए चित्रों पर अपनी राय दी, उसके करियर पर सुझाव दिए, पर नहीं मानी तो ये कि वो भी उसे प्यार करती है। लेकिन विपिन समझ गया कि रमा उसे चाहने लगी है, भले ही स्वीकार न करे। चलो वर्सोवा तट पर आधे घंटे तक बैठना, मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बना दूंगा। रमा ने इनकार नहीं किया। जब वे दोनों वर्सोवा तट पर आए थे तो सूर्य ढला नहीं था, लेकिन पोर्ट्रेट के पूरा होते होते सूर्य ढल गया। सुरमई शाम सागर और सागर तट पर बिखर गई। मेरी शादी लंदन में तय हो गई है एक बिजनेसमैन से। वो सन्न रह गया। पल भर को लगा शरीर बेजान हो गया है। ये कैसे हो सकता है रमा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम मुझे आजमा रही हो? शादी 2 महीने बाद बेंगलुरु से होगी। ओह, तुम्हारी सूचना से इस खूबसूरत शाम के तमाम लम्हे मेरे हाथ से फिसल गए। ये पोर्ट्रेट मुझे दे दो। क्यों? ये तो मेरी अमानत है, यकीन करो संभाल कर रखूँगी। कहते हुए उसने उसके हाथ से पोर्ट्रेट लेना चाहा, लेकिन ले ना सकी। विपिन के हाथों की पकड़ से पोर्ट्रेट छूट ना सका। पोर्ट्रेट अभी भी विपिन के पास सुरक्षित रखा है। अब जब रमा ब्याह कर लंदन चली गई, कॉलेज के सुनहरे दिन भी वीरानियों में बदल गए। अपनी उदासी और हताशा को चित्रों में उतारता, लिहाजा वो बुझता गया। चित्र निखरते गए, लेकिन चित्रकारी ने उसे संभाल लिया, उसे जीने की वजह दे दी। रमा को इस कदर प्यार करेगा कि लंबे लंबे 10 वर्षों के गुजर जाने के बाद भी वो ज्यों की त्यों उसके दिल में, उसके एहसासों में, उसकी हर सांस में मौजूद रहेगी। उसने सोचा नहीं था। वो उसे बेवफा समझकर भुला भी तो नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी विपिन से नहीं कहा कि वो उससे प्यार करती है। ये कैसी डूब जाने की, तबाह हो जाने की जिद थी कि वो उबर ही नहीं पाया अब तक। अब वो चित्रकार के रूप में मशहूर हो गया है, अविवाहित एकाकी जीवन जीता हुआ। शायद माँ भी इसी सदमे में चली गई। माँ ने कभी उससे नहीं पूछा कि वो शादी क्यों नहीं कर रहा है। वो अंदर ही अंदर घुलती रही। आज तक विपिन माँ की मृत्यु के लिए खुद को दोषी मानता है। माँ के अस्थि पुष्प लेकर वो हरिद्वार गया था, वहाँ से जल्दी नहीं लौटा। ऋषिकेश, उत्तरकाशी चला गया था। वहाँ के साधुओं के आश्रम देखे तो मन हुआ वो भी वैराग्य ले ले, पर किससे वैराग्य लेगा? रमा तो हर वक्त उसकी सोच में बसी रहती है। मुंबई लौटा तो पूरा ध्यान चित्रकारी में ही लगा दिया। ठाकुर द्वार में किराए का स्टूडियो ले लिया। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कॉलेज में अध्यापन करता और 6 बजे से रात 9 बजे तक स्टूडियो में रहता। 10 बजे घर लौटते हुए देखता हाथ ठेलों पर दिन भर की मजदूरी से थके, अखबार बिछाए, चैन की नींद सोते मजदूरों को। उसे तो
क्वायर के मोटे गद्दे पर भी रात 2-2 बजे तक करवटें ही बदलनी पड़ती हैं। गहन चिंतन से उसने पाया कि मजदूर अखबार बिछाते हैं, पढ़ते नहीं, इसलिए चैन की नींद सोते हैं। कात्यायनी हाउस में उसने 2 दिन बाद से पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। इस काम के लिए उसे तीसरी मंजिल पर समुद्र की ओर खुलने वाली बालकनी का कमरा दिया गया। आते ही पहले चाय, नाश्ता, दूध, फल, फिर काम शुरू। रूप सिंह ने पूछा, पेंटिंग से संबंधित सारी सामग्री आपके सामने है, कुछ और की ज़रूरत हो तो बताना। लंच कितने बजे करेंगे? लंच नहीं, लंच के समय आधे घंटे का ब्रेक देकर सिर्फ कॉफ़ी लूँगा और चित्रों को कंसंट्रेट करूँगा। अरे लंच क्यों नहीं? चित्रकारी के उसूल। दोनों हंसने लगे। रूप सिंह ने नाश्ते में विपिन का साथ दिया, उसके बारे में दीगर बातें भी पूछता रहा। ठीक है, चलता हूँ, कुछ ज़रूरत हो तो घंटी बजा देना। सलिल जोशी का चित्र 4 दिन में बनकर पूरा हुआ। सलिल जोशी कमरे में खुद देखने आए चित्र का सब तरफ से मुआयना किया। रंगों के मेल को देखकर वह खिल पड़े। लाजवाब, गजब के चित्रकार हैं आप विपिन कुमार। सलिल जोशी के आने से कमरा गुलाबों की खुशियों से भर गया। कीमती कोट, पैंट, टाई, हाथ की सभी उंगलियों में हीरे, पन्ने, जवाहरात की अंगूठियाँ। उम्र ज़्यादा नहीं लग रही थी, उससे 2-4 साल ही बड़े होंगे। रूप सिंह, ये चित्र पूर्व की दीवार पर लगाया जाएगा ना? इसके बाजू में बापूजी का चित्र होगा? जी, बता दिया है, कल से बापूजी के चित्र पर काम शुरू होगा, रूप सिंह ने बताया। बेहतर, काम जारी रखिए विपिन कुमार, आपके हुनर के हम कायल हो गए। जी शुक्रिया, पारखी नज़र है आपकी। सलिल जोशी हंसते हुए चले गए। विपिन कुमार बाबूजी के चित्र को निहारता रहा। ठेठ गुजराती वेशभूषा, सफ़ेद धोती, कुर्ता, काली बंडी, सिर पर पगड़ी, सांवला रंग, चमकती आंखें, कहीं से भी अमीरी की झलक नहीं। रूप सिंह समझ गया कि विपिन कुमार इतनी देर से चित्र क्यों देख रहा है। पड़ गए ना भ्रम में। बाबूजी अहमदाबाद की बहुत साधारण मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो तो हमारे जोशी सर की काबिलियत है कि आज दुनिया के अमीरों में उनकी गिनती है। जी, खुशकिस्मत हैं वे। तदबीर के साथ तकदीर भी साथ दे तो आदमी चमक उठता है। सही फरमाया जनाब। कल आज ही के वक्त कुछ ब्रश चाहिए होंगे, आप कहें तो मैं खरीद लाऊं? लिख कर दें, हम अरेंज करवा देंगे। रूप सिंह के वाक्यों में व्यापारी बू थी। कात्यायनी हाउस से वो समुद्र तट की ओर चला गया। शाम को सैर सपाटे के लिए निकले लोगों की चहल पहल से भरा था तट। वो नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हो समुद्र की लहरों को और लहरों पर अस्त होते सूर्य को देखता रहा। धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में खो गया, वो भी, समुद्र भी, सूरज भी। थोड़ी देर में मरीन लाइन्स स्ट्रीट की बत्तियां जगमगा उठीं। अंधेरे के साथ रोशनी का मिलन एक यथार्थ उदासी के संग सुकून देता सा। 1 महीने में विपिन कुमार के बनाए चित्रों से कात्यायनी हाउस का विशाल ड्राइंग रूम सज उठा। उस दिन सलिल जोशी ने परिवार के साथ पार्टी में शामिल होने को आमंत्रित किया विपिन कुमार को। उनका इरादा अपने बेडरूम की दीवारों के लिए भी चित्रकारी कराने का था। आइए विपिन कुमार जी, आपने तो ड्राइंग रूम को अनमोल बना दिया। तभी चित्र देख रही महिला पलटी। उसने बेहद मुलायम आवाज़ में कहा, सलिल, लाजवाब चित्रकारी, कमाल का कॉम्बिनेशन रंगों का। चौंक पड़ा विपिन कुमार, ये तो रमा है। हाँ, रमा ही है। मिलिए मेरी अर्धांगिनी रमा जोशी से। रमा ने चेहरे पर किसी भी तरह का भाव लाए बिना मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। नमस्कार विपिन कुमार जी, अद्भुत चित्रकारी है आपकी। 10 सालों में बिल्कुल भी तो नहीं बदली रमा, जैसे कल आज होकर सामने हो। अंगारों पर जमी परत दरकने लगी, चटकने लगी, उड़ने लगी। वो सुबह के इंतज़ार में रात भर जागता, आंखें जलन करती, पर वो बिना नागा चित्र बनाने कात्यायनी हाउस आता। कभी जब रूप सिंह ऑफिस में बिजी होता तो रमा आती चित्रों का मुआयना करने। नाश्ता चाय स्वयं देती विपिन कुमार को। एक दिन मौका पाकर पूछा उसने, क्या तुमने मेरे कारण अविवाहित रहने का व्रत लिया है? तुम मेरे दिल से गई कब हो रमा, जो दूसरी आ पाती? ये भावुकता है, जिंदगी की सच्चाई से कोसों दूर। तुम तो व्यवहारिक हो, दुनिया बसा ली तुमने। पहले भी अमीर थी, अब और अमीर हो गई। रमा अपने सिरफिरे महबूब को देखती रही। उसके दिल में हलचल सी होने लगी। वो घबरा गई। विपिन कुमार आहिस्ता बढ़ रहा था उसके दिल की ओर। आखिर क्यों?
जिंदगी में सब कुछ तो मिला रमा को, माँ होने के सुख की अनुभूति से भी भरी रही, राजकुमार सा प्यारा बेटा, राजकुमारी से उसकी दुलारी बेटी, लेकिन इस लेकिन ने उसे चैन से जीने ना दिया। इस लेकिन में सलिल जोशी से प्यार न मिलने का दर्द समाया है। इस लेकिन में सलिल जोशी जैसे जड़, क्रूर, रुपयों के लिए कुछ भी करने को तत्पर, पत्थर दिल पुरुष को उम्र भर झेलने की मजबूरी समाई है। सुना है मिडिल क्लास की गरीबी से अमीर होने के जुनून में सलिल जोशी ने बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वालों के नाम सुपारी भी दी है 2-3 बार। कहने को खुली हवा है इस कात्यायनी हाउस में, पर रमा का तो दम ही घुटता रहता है इस खुली हवा में भी। ये भी सुना है कि कात्यायनी ने यानी उसकी सास ने भी सलिल जोशी के कारनामों को सुनकर ही दम तोड़ा है। बापूजी तो खामोश ही हो गए हैं, वो सब सुनकर भी अनसुना करते हैं, सब कुछ देखकर भी अनदेखा, अपने में गुम, किताबों में खोए। रमा को पछतावा है विपिन कुमार के प्यार को ठुकराने का। 1.5 महीनों में विपिन कुमार ने तयशुदा चित्रों के साथ रमा के भी कई चित्र कई मुद्राओं में बनाए। वो 45वां दिन था जब वो रमा के चित्रों को सहेज कर अपने बैग में रख रहा था कि रूप सिंह आ गया। ये कौन से चित्र हैं? ये मेरे पर्सनल चित्र हैं, यहाँ के लिए बनाए चित्रों को मैं आपको दे चुका हूँ। विपिन कुमार चित्रों को बैग में रख चुका था। लेकिन आप इन चित्रों को यहाँ लाए क्यों? यहाँ तो आपको खाली हाथ आना था। बेहतर है आप चित्र मुझे दिखा दें। ये कात्यायनी हाउस की गोपनीयता का सवाल है। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं इस विशाल भवन की गोपनीयता जान चुका हूँ जो मैं उसको सरेआम करूँगा? बहस मत करिए विपिन कुमार जी, आप यहाँ से केवल अपना खाली बैग ले जा सकते हैं। तभी रमा कमरे में दाखिल हुई, पीछे पीछे चाय नाश्ते की ट्रे लिए नौकर। मामले की गंभीरता समझकर उसने रूप सिंह से कहा, ये चित्र मैंने ही मंगवाए थे देखने के लिए। विपिन जी आप नाश्ता कर लें, वैसे भी आपको काफ़ी देर हो चुकी है। मन तो नहीं था, पर रमा के आग्रह पर उसने नाश्ता किया। रूप सिंह थोड़ी देर बाद चला गया। तुम मेरे चित्रों को नष्ट कर देना, तुम नहीं जानते हो सलिल जोशी को। रमा के स्वर में घबराहट थी। चिंता मत करो रमा, तुम्हें प्यार किया है, आशिक मरने से नहीं डरते। अब तुम जाओ विपिन, अपना ख्याल रखना। रूप सिंह गया नहीं था, दूसरे कमरे से उसने सब कुछ सुन लिया था। हफ्ते भर बाद पूर्णमासी थी, कोजागिरी पूर्णिमा, जब कृष्ण ने गोपियों संग महारास किया था। सलिल जोशी ने विपिन कुमार को दावत दी, समुद्र की लहरों पर बोटिंग करेंगे, महारास मनाएंगे, आइए आप भी, आप तो हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं। विपिन कुमार रमा के चित्रों में रंग भर रहा था। उन रंगों के इंद्रजाल में वो खोता चला गया। चित्रों को बैग में रखकर वो घर की ओर लौट रहा था पैदल ही। बाइक सर्विसिंग के लिए गई थी, इसलिए चर्च गेट से जोगेश्वरी तक लोकल ट्रेन से जाने का सोचकर वो अपने स्टूडियो से पैदल ही चर्च गेट जा रहा था। रूप सिंह की कार करीब आकर रुकी। चलिए, घर जाकर क्या करिएगा, सीधे चलते हैं समुद्र तट की ओर। वो कार में आ बैठा। पूर्व दिशा में खूब बड़ा चांद निकल आया था, लेकिन अभी उसमें रोशनी कम थी। फीका फीका उदास लग रहा था, जैसे चमकने की हिम्मत जुटा रहा हो। वर्सोवा समुद्र तट के करीब रूप सिंह ने कार रोकी। रेतीले तट पर रमा और सलिल जोशी खड़े थे। चलिए नौका पर चलते हैं, कहते हुए सलिल जोशी ने तट पर बंधी नौका की ओर कदम बढ़ाए। पीली साड़ी में रमा बेहद खूबसूरत लग रही थी। सलिल जोशी की शर्ट का रंग भी पीला था। चांद भी पहले पीला सा दिखा, फिर चमकने लगा। समुद्र की लहरें रुपहली हो उठीं। आज के दिन तो लहरें चांद को छूने की कोशिश में ज्वार बन जाती हैं। आज वो भी अपनी महबूबा के साथ है, खुद भी ज्वार बना हुआ। हम इस नौका में बैठकर सैर करेंगे, रमा ने आश्चर्य से नौका को देखते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, इसका भी अपना आनंद है। सलिल जोशी रमा का हाथ पकड़कर नौका में ले आए और मल्लाह को नौका चलाने का इशारा किया। उमड़ती लहरों पर डगमगाती नौका बढ़ चली। रमा के लिए संतुलन करना मुश्किल हो रहा था। उसने सलिल जोशी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, गिर गई तो तैरना भी नहीं आता। हम साथ में हैं किस लिए? सलिल जोशी ने काइयापन से रमा को देखा। रमा को उनकी आंखों में तूफान मंडराता देखा। खीर खिलाइए रूप सिंह, खीर खाते हुए बोटिंग का आनंद दुगना हो जाएगा। नौका समुद्र से काफ़ी आगे बढ़ गई थी। रूप सिंह अपनी जगह खड़े होकर विपिन को भी खड़ा होने का संकेत करने लगा। खड़े होकर देखिए चांद का जलवा, ऐसा लग रहा है जैसे हम लहरों पर अपने पैरों चल रहे हैं।
आहा, अनुपम दृश्य। विपिन के खड़े होते सलिल जोशी ने आग्नेय नेत्रों से रमा को देखते हुए कहा, नज़दीक जाओ विपिन के, उससे धक्का दो, गिरा दो समुद्र में। रमा को अपने कानों में विश्वास नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं आप? जैसा कह रहा हूँ करो, कहते हुए सलिल जोशी ने रमा को विपिन कुमार की ओर धकेला। नौका तेजी से डगमगाई। संतुलन खोते हुए रमा समुद्र में जा गिरी। विपिन उसे बचाने को कूदा, लेकिन तब तक सलिल जोशी ने रमा को पानी में से नौका पर खींच लिया। विपिन कुमार को लहरें खींच ले गईं समुद्र तल की ओर। रमा बेहोश थी। होश में आते ही रमा ने खुद को अस्पताल में पाया। सलिल जोशी पास ही बैठे थे। अब कैसी हो? मर जाने देते मुझे भी, वो रो पड़ी। तुम्हें मुझसे बेवफाई की आंच में जिंदगी भर सुलगने के लिए जिंदा रखा है, सलिल जोशी ने कठोरता से कहा। सुबह मल्लाह मुंह बंद रखने के लिए मिली भारी रकम की खुशी में ये सोचकर कि आज मछलियां पकड़ने समुद्र में नहीं जाएगा, नौका को तट पर अच्छी तरह बांध कर लौट आएगा। जब तट पर आया तो देखा विपिन कुमार की लाश रेतीले तट पर पड़ी है और कंधे से चिपके बैग में से निकलकर रमा के चित्र इधर उधर बिखरे हुए थे। मोहब्बत अब पोशीदा नहीं थी। अभी आप सुन रहे थे संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी हुई अधूरे प्यार की एक दुखद दास्तान। कहानी का नाम था और डूब के जाना है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की उम्दा और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।